आपका दोस्त अशोक अपने YouTube चैनल अशोका हिंदुस्तानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत में पढ़ रहे हैं मौर्य वंश। और मौर्य वंश के बारे में हमने बिंदुसार के बारे में अध्ययन कर लिया। अब हम सम्राट अशोक के बारे में देखेंगे। तो सम्राट अशोक, जिनका टाइम पीरियड है 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। सिंहली अनुश्रुति महावंश के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया, यानी 99 भाइयों की हत्या की और उसके बाद उनको सिंहासन प्राप्त हुआ। 4 वर्ष तक चले इस उत्तराधिकारी युद्ध के पश्चात अशोक ने 269 ईसा पूर्व में विधिवत राज्याभिषेक किया, यानी 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक करवाया। महाबोधि एवं तारानाथ के अनुसार सत्ता प्राप्ति हेतु अशोक ने गृह युद्ध में अपने भाइयों की हत्या कर दी। ये कौन कहता है? महाबोधि वंश भी कहता है और तारानाथ भी कहता है। अशोक के जीवन की प्रारंभिक जानकारी है वो बौद्ध ग्रंथों, दिव्यावदान व सिंहली अनुश्रुति से मिलती है। जो प्रारंभिक जानकारी है वो किन से मिलती है? दिव्यावदान से मिलती है और सिंहली अनुश्रुति से मिलती है। बौद्ध ग्रंथों में अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी मिलता है। जो बौद्ध ग्रंथ है उनमें अशोक की माता का नाम क्या मिलता है? सुभद्रांगी। इनके अन्य नाम है, जैसे धर्मा है, जनपद कल्याणी थे। तो सुभद्रांगी के नाम धर्मा और जनपद कल्याणी। वह चंपा के ब्राह्मण की बेटी थी। कौन? अशोक की माता। अभिलेखों में अशोक को ईरानी शैली में देवनाम प्रिय व देवनाम प्रिय जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया है। जो अशोक के अभिलेख है उनको ईरानी शैली में क्या कहा गया है? देवनाम प्रिय या देवनाम प्रियदर्शी उपाधियां दी गई है। अशोक को अभिलेख लगवाने की जो विचार है वो ईरानी शासक दारा से मिला था। ये याद रखना है कि अशोक को अभिलेख लगवाने का विचार कहाँ से आया था? ईरानी शासक दारा से। दारा की बात उसने देवनाम प्रिय जैसी उपाधियां धारण की। अशोक के अलावा उसके पुत्र दशरथ और श्रीलंका के शासक तिस ने भी देवनाम प्रिय जैसी उपाधियां धारण की। अकेले अशोक ने नहीं, अशोक के अलावा उसके पुत्र दशरथ ने और श्रीलंका के शासक थे तिस ने भी देवनाम प्रिय जैसी उपाधियां धारण की। मास्की, गुर्जरा, निठुर एवं उदय गोलम के अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है, यानी अशोक के खुद का नाम किन अभिलेखों में मिलता है? मास्की, गुर्जरा, निठुर और उदय गोलम। चारों याद रखने हैं क्योंकि ऑप्शन में भी बहुत आसानी रहती है बनाने में पेपर सेटर के। तो अशोक का नाम अशोक मिलता है मास्की, गुर्जरा, निठुर और उदय गोलम में। राज्याभिषेक से पूर्व अशोक उज्जैन का गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था? उज्जैन का। आजीवक मुनि पिंगलवत्स जीव ने भविष्यवाणी की थी कि अशोक राज सिंहासन पर बैठेगा। अशोक राज सिंहासन पर बैठेगा, ये भविष्यवाणी किसने की थी? आजीवक संप्रदाय। और आजीवक संप्रदाय का मानने वाले थे बिंदुसार। पिंगलवत्स जीव ने, आजीवक मुनि पिंगलवत्स जीव ने भविष्यवाणी की थी कि अशोक ही राज सिंहासन पर बैठेगा। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने वितस्ता, यानी झेलम नदी को कहते हैं वितस्ता, के किनारे श्रीनगर की स्थापना की और अशोक शिव का उपासक था। कलहण अशोक को कश्मीर का प्रथम मौर्य शासक बताता है। याद क्या रखना? झेलम नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना किसने की? अशोक ने की। अशोक शिव का उपासक था। और कलहण, जो राजतरंगिणी लिखते हैं, कहते हैं कि कश्मीर का प्रथम मौर्य शासक कौन था? अशोक था। अशोक ने नेपाल में देवपतन, जिसे ललित पाटन भी कहते हैं, नगर की स्थापना की। नेपाल में देवपतन की स्थापना की। सारनाथ लेख के अनुसार नेपाल अशोक के साम्राज्य में था। अशोक ने अपने ऊपर आश्रित बच्चों, पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों के लिए दंड का विधान किया है। अशोक ने कहा कि अपने ऊपर आश्रित बच्चे हैं, पत्नी है, तो उनकी अच्छी तरह व्यवस्था किए बिना भिक्षु नहीं बन सकते। बौद्ध साहित्य में भिक्षुगतिक शब्द का प्रयोग होता है। भिक्षुगतिक का अर्थ है बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने के लिए उन्मुख होना यानी उत्साहित होना। राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में अशोक ने अपने को बुद्ध शाक्य कहा है। लघु शिलालेख में क्या कहा है? अशोक ने अपने आप को बुद्ध शाक्य कहा है। अशोक ने मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में
तीसरी बौद्ध समिति बुलाई थी। तीसरी बौद्ध समिति अशोक ने बुलाई मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में। मोगलीपुत्तिस ने विधम पिटक की कथा वस्तु की रचना की थी। तो विधम पिटक के कथा वस्तु की रचना किसने की? मोगलीपुत्तिस ने। डॉक्टर स्मिथ के अनुसार अशोक बौद्ध धर्म के स्थलों की तीर्थ यात्रा का क्रम बताता है। क्या? डॉक्टर स्मिथ बताता है। स्मिथ क्या? लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, बोध गया और कुशीनगर। ये क्रम याद रखना आपको। डॉक्टर स्मिथ क्या बताता है? बौद्ध धर्म के स्थलों का तीर्थ यात्रा का क्रम लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, बोध गया, कुशीनगर। पहला है लुम्बिनी, कुशीनगर जो अंतिम है, और बीच में है कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती और बोध गया। अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया, जिसमें करीब 1 लाख लोग मारे गए। तो कलिंग पर आक्रमण कब किया? 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग युद्ध और उसके परिणामों का वर्णन 13वें शिलालेख में मिलता है। कलिंग युद्ध की जानकारी कौन से शिलालेख में मिलती है? 13वें में। अशोक ने कलिंग में 2 प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए थे। उत्तरी केंद्र तोसली और दक्षिण केंद्र था जोगढ़ या समप्पा। तोसाली भी कहते हैं, तोसली कहते हैं। अशोक ने कलिंग में 2 प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए थे। उत्तरी केंद्र था तोसली और दक्षिण केंद्र था जोगढ़। प्लिनी के अनुसार अशोक ने व्यापारिक कारणों हेतु कलिंग पर आक्रमण किया था। प्लिनी यह बात कहता है। हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार उस समय कलिंग पर नंदराज नामक कोई शासन कर रहा था। असम मौर्य साम्राज्य से बाहर था। कन्फर्म तो नहीं पता चल रहा कि कौन वहाँ शासन कर रहा था, पर हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है कि नंदराज नाम का कोई शासक था। अब है अशोक और बौद्ध धर्म। दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष में निर्ग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। दीपवंश व महावंश ग्रंथ है जो कहते हैं कि अपने शासन के चौथे वर्ष में निर्ग्रोध नामक भिक्षु था जिसने बौद्ध धर्म में अशोक को दीक्षित किया और मोगलीपुत्तिस के प्रभाव में पूर्ण रूप से बौद्ध बन गया। मोगलीपुत्तिस के प्रभाव में पूर्ण बौद्ध कब बन गया? मोगलीपुत्तिस के प्रभाव में दीक्षित किसने किया? निर्ग्रोध ने। इसी के साथ एक बात और याद रखनी है, दिव्यावधान क्या कहता है कि उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। दीपवंश व महावंश तो ये कहते हैं कि निर्ग्रोध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, जबकि दिव्यावधान क्या कहता है कि उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। दिव्यावधान। अशोक ने शासन के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की और रूमंदई अभिलेख के अनुसार वह अभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी ग्राम गया था। याद रखना, शासन के 10वें वर्ष में कहाँ गया? बोध गया। और रूमंदई अभिलेख कहता है कि अपने राज्याभिषेक हुआ उसके 20वें वर्ष में कहाँ गया? लुम्बिनी गया। और लुम्बिनी को धर्म कर मुक्त घोषित कर वहाँ जो कर था 1/4 उसको घटा करके 1/8 कर दिया। अशोक निगाली सागर गया और कनक मुनि बुद्ध के स्तूप का आकार दोगुना किया, संवर्धन किया। ये बातें याद रखनी है। अशोक 10वें वर्ष कहाँ गया? बोध गया। और रूमंदई कब गया? 20वें वर्ष गया। क्या किया? लुम्बिनी में। रूमंदई अभिलेख ये बात कहता है कि 20वें वर्ष में लुम्बिनी गया। लुम्बिनी में को धर्म कर मुक्त घोषित कर दिया और जहाँ कर था वहाँ पर 1/4 उसको घटा करके 1/8 कर दिया। कहाँ पर? लुम्बिनी में। ये बात रूमंदई अभिलेख कहता है। रूमंदई अभिलेख से मौर्यकालीन कर नीति व अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। कर की जानकारी मिलती है ना, 1/4 से 1/8 कर दिया। अर्थव्यवस्था की जानकारी हो गई। भाब्रू शिलालेख में अशोक बुद्ध धम्म और संघ के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करता है। भाब्रू शिलालेख जो जयपुर में है वहाँ क्या करता है? निष्ठा व्यक्त करता है। इसके प्रति? बुद्ध धम्म और संघ के प्रति। यह अशोक के बौद्ध होने का सबसे बड़ा प्रमाण है भाब्रू शिलालेख। अशोक ने बौद्ध धर्म का ज्ञान लोगों को कराने के उद्देश्य से बौद्ध ग्रंथों को भी भाब्रू शिलालेख में अंकित करवाया। यानी बौद्ध धर्म का ज्ञान लोगों को हो, इसलिए बौद्ध ग्रंथों का क्या किया? भाब्रू शिलालेख में पर अंकित करवाया। मोगलीपुत्तिस ने अशोक के पुत्र महेंद्र को भी बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। मोगलीपुत्तिस ने अशोक के पुत्र थे महेंद्र को भी बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। अशोक का धम्म क्या है? अपनी प्रजा की नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों नियमों की संहिता प्रस्तुत की उसे अभिलेखों में धम्म कहा गया है। ये
धर्म नहीं है, धम है। धम क्या है? अपनी प्रजा की नैतिक उत्थान यानी कैरेक्टर ठीक करने के लिए, यानी चरित्र का निर्माण करने के लिए अशोक ने जिन आचारों नियमों की संहिता प्रस्तुत की यानी खाका तैयार किया, उसे अभिलेखों में क्या कहा गया? धम कहा गया। अशोक ने धम की परिभाषा दीर्घ निकाय के राहुलोवाद सूत्र से ली है। अशोक ने कहाँ से ली है इसकी परिभाषा? दीर्घ निकाय के राहुलोवाद सूत्र से ली है। अशोक का धम मूलतः उपासक बौद्ध धर्म था। इसका चरम लक्ष्य स्वर्ग प्राप्ति था। 7वें अभिलेख में अशोक द्वारा जनता को दिया गया धर्म संदेश धर्म श्रावण कहलाया। 7वें अभिलेख में अशोक द्वारा जनता को जो दिया गया धर्म संदेश था वो धर्म श्रावण कहलाया। दूसरे स्तंभ लेख में अशोक पूछता है कि धम्म क्या है। दूसरे स्तंभ लेख में अशोक स्वयं पूछता है कि धम्म क्या है। फिर दूसरे से 7वें स्तंभ लेख में इसका उत्तर देते हुए कहता है कि अपासी नव, पाप से मुक्ति, लोगों का कल्याण, दया, दान, सत्य व शुद्धि ही धम्म है। समझ रहे हो? 7वें अभिलेख में अशोक द्वारा जनता को दिया गया धर्म संदेश धर्म श्रावण कहलाया। दूसरे स्तंभ लेख में अशोक पूछता है कि धम्म है क्या। फिर दूसरे से 7वें स्तंभ लेख में उत्तर देते हुए खुद कहता है कि धम्म क्या है? अपासी नव है, पाप से मुक्ति है, लोगों का कल्याण है, दया है, दान है, सत्य है और शुद्धि ही धम्म है। यह परिभाषा दी। इन चीज़ों को व्यवहार में लाने के लिए प्राणियों को क्षति न पहुंचाना, माता पिता की सेवा करना, वृद्धों की सेवा करना, गुरुजनों का सम्मान करना, मित्रों, परिचितों, ब्राह्मणों, श्रवणों से अच्छा व्यवहार करना, दासों से अच्छा व्यवहार करना, कम खर्च करना, कम संचय आदि आवश्यक है। इसके अलावा क्रोध व निष्ठुरता व घमंड ईर्ष्या आदि पर नियंत्रण भी आवश्यक है। अब अशोक द्वारा धर्म प्रचार हेतु भेजे गए बौद्ध भिक्षु। अशोक ने क्या किए? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जो बौद्ध भिक्षु भेजे वो थे धर्म प्रचार और देश। तो मजंतिक था, उसको कश्मीर और गंधार भेजा। महारक्षित को यवन देश, मध्यम को हिमालय देश, धर्मरक्षित को प्रांतक और महाधर्मरक्षित महाराष्ट्र, महादेव महिष मंडल रक्षित वनवासी, सोन व उत्तरा सुवर्ण भूमि, महेंद्र व संघमित्रा लंका। तो ये 2 मोस्ट इंपोर्टेंट जो याद रखने हैं और बाकी आप रिपीट कर लेना, याद हो सके कर लेना। सोन व उत्तरा सुवर्ण भूमि यानी श्रीलंका, और महेंद्र व संघमित्रा को गांव भेजा श्रीलंका। रोमिला थापर के अनुसार अशोक के धम्म का उद्देश्य देश की राजनीतिक एकता की प्राप्ति था। ये रोमिला थापर अलग ही कहती है कि ये राजनीतिक एकता प्राप्त करना चाहता था। मास की लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। मास की जो लघु शिलालेख में है उसने अशोक ने स्वयं को क्या कहा है? बुद्ध शाक्य कहा है। विदेशी शक्तियों जैसे यवन, कंबोज आदि का उल्लेख अशोक के 5वें और 13वें शिलालेख में मिलता है। विदेशी शक्तियों की जानकारी कहाँ से मिलती है ये पूछा जाता है। विदेशी शक्ति चाहे यवन हो या कंबोज हो तो ये 5वें और 13वें दोनों में मिलती है। अभी 5वें शिलालेख में और 13वें शिलालेख में एक बार ये रीट में पूछा भी गया था। अशोक ने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में धम्म महामात्र की नियुक्ति की। तो धम्म महामात्र की नियुक्ति किस वर्ष में की? 13वें वर्ष में की। धम्म महामात्र प्रादेशिक राज्यों के युक्तों को प्रति 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था। तो बौद्ध धर्म की प्रचार के लिए जाते थे कौन? प्रादेशिक राज्यों को और युक्त, प्रादेशिक राज्यों को और युक्त, जिसे अनुशयान कहा गया है। जो धर्म प्रचार हेतु जाते थे उसे क्या कहते थे? अनुशयान। जबकि उज्जैन व तक्षशिला में प्रति 3रे वर्ष इन्हें यात्रा हेतु भेजा जाता था। तो प्रति 5वें वर्ष जाते थे, जबकि अपवाद क्या है कि उज्जैन और तक्षशिला है ना, वहाँ 3रे वर्ष जाते थे उज्जैन और तक्षशिला में। महावंश के अनुसार असंधि मित्रा अशोक की पटरानी थी, यानी रानी थी असंधि मित्रा। दिव्यावदान के अनुसार इसकी मृत्यु के बाद तक्ष रक्षिता पटरानी बनी, जिसने कुणाल को अंधा करवा दिया। पहले रानी कौन थी? महावंश कहता है असंधि मित्रा थी। फिर दिव्यादान कहता है कि इसकी मृत्यु के बाद तिक्ष रक्षिता बनी। महावंश कहता है असंधि मित्रा थी, दिव्यादान कहता है उसकी मृत्यु के बाद तिक्ष रक्षिता बनी, जिसने कुणाल को अंधा करवा दिया। कुणाल अशोक की एक अन्य रानी पद्मावती का पुत्र था। कुणाल का प्रारंभिक नाम धर्म विवर्धन मिलता है।
तो पद्मावती का पुत्र था और उसका नाम धर्मविवर्धन भी मिलता है। अशोक के अभिलेखों में उसकी सिर्फ एक रानी कारुवकी का उल्लेख है। अभिलेखों में सिर्फ कारुवकी का उल्लेख है। यह तीवर की माँ थी। अभिलेख में उल्लेखित अशोक का एकमात्र पुत्र तीवर है। तो अभिलेखों में एक तो रानी का नाम है कारुवकी और एक उसके पुत्र का नाम है तीवर, दो ही जानकारी मिलती है। मौर्य अभिलेखों में उसके पुत्र दशरथ का उल्लेख मिलता है। अशोक की एक अन्य रानी देवी जो विदिशा के व्यापारी की पुत्री थे, महेंद्र व संघमित्रा, वो पुत्र हुए थे उनसे। अशोक की एक रानी थी जिसका नाम क्या था, रानी देवी, जो विदिशा के व्यापारी की पुत्री थी और उनसे उत्पन्न पुत्र थे महेंद्र व संघमित्रा, जिसे श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा गया था। अशोक ने महेंद्र व संघमित्रा को लंका में धर्म प्रचार हेतु भेजा। अशोक का समकालीन लंका नरेश कौन था? देव नाम प्रिय तिस था और देव नाम प्रिय की उपाधि धारण कर रखी थी। तिस ने अशोक के दरबार में अपने भतीजे अरिट्ठा को दूत के रूप में भेजा था। अशोक के धम्म का स्वरूप क्या था? विद्वान बताते हैं कि उनके अलग अलग विचार हैं विद्वानों के। धम्म का स्वरूप कैसा था? धम्म फ्लीट कहते हैं कि ये राजधर्म था। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्लीट क्या कहता है? राजधर्म था। सिंथ व राधा कुमुद मुखर्जी कहते हैं सभी धर्मों की साझा संपत्ति व सार्वभौम धर्म था। रमा शंकर त्रिपाठी कहते हैं कि सार्वभौम धर्म था। सेनार्ट व भंडारकर कहते हैं कि उपासक बौद्ध धर्म था। फादर हिरास कहते हैं कि ब्राह्मण धर्म था। और रोमिला थापर कहती है कि अशोक का अपना आविष्कार था। तो इसमें फ्लीट राजधर्म बताते हैं कि ये अशोक का क्या था? राजधर्म था। जो अशोक का धर्म था क्या था? राजधर्म। और स्मिथ व राधा कुमुद मुखर्जी कहते हैं सभी धर्मों के साझा संपत्ति था। रमा शंकर त्रिपाठी कहते हैं कि यह सार्वभौम धर्म था। और सेनाट व भंडारकर उपासक बौद्ध धर्म बताते हैं। फादर हेरास है वो ब्राह्मण धर्म बताते हैं। रोमिला थापर कहती है कि अशोक का अपना आविष्कार था। अशोक के उत्तराधिकारी कौन कौन हुए? तो वायु पुराण के अनुसार अशोक के बाद कुणाल शासक बना। राजतरंगिणी के अनुसार जालोक कश्मीर का शासक बना। वायु पुराण क्या कहता है? अशोक के बाद कुणाल बना। राजतरंगिणी क्या कहती है? कि जालोक है वो कश्मीर का शासक बना। वायु पुराण व मत्स्य पुराण के अनुसार संपत्ति से पहले अशोक का दूसरा पुत्र दशरथ जो कुणाल का पुत्र था शासक बना। वायु पुराण व मत्स्य पुराण कहते हैं कि संपत्ति से पहले कौन बना? दशरथ है जो कुणाल का पुत्र था वो शासक बना। इसकी पुष्टि आजीविकों दान में दी गई नागार्जुनी गुफाओं से भी होती है। डॉक्टर स्मिथ के अनुसार कुणाल की मृत्यु के बाद संभवतः मौर्य साम्राज्य का विभाजन हो गया। कुणाल की मृत्यु के बाद और पूर्वी भाग का शासक दशरथ बना व पश्चिमी भाग का शासक संप्रति बना। देखो अलग अलग ग्रंथ हैं, अलग अलग बात बता रहे हैं। वायु पुराण व मत्स्य पुराण तो कहते हैं कि अशोक का दूसरा पुत्र था दशरथ, संप्रति से पहले अशोक का दूसरा पुत्र दशरथ जो कुणाल का पुत्र था शासक बना था। संप्रति से पहले कौन बना? दशरथ बना। इसकी पुष्टि आजीविकों को दी गई गुफाओं से भी होती है। और डॉक्टर स्मिथ कहते हैं कि कुणाल की मृत्यु के बाद कौन बना? मौर्य साम्राज्य का विभाजन हो गया। कुणाल की मृत्यु के बाद क्या हो गया? विभाजन। पूर्वी भाग का शासक तो बना दशरथ और पश्चिमी का बना संप्रति। बौद्ध एवं जैन साहित्य के अनुसार अशोक के अनुसार संप्रति अशोक का उत्तराधिकारी बना था। बौद्ध जैन साहित्य दोनों क्या बताते हैं? संप्रति को बताते हैं। संप्रति अशोक का उत्तराधिकारी बना। संप्रति को आचार्य सुहास्तिन ने जैन धर्म में दीक्षित किया था। सुहास्तिन ने अशोकावधान के अनुसार बौद्ध धर्म है। अशोक को अत्यधिक दान देने के कारण मंत्रियों ने अशोक को अपने पुत्र संप्रति यानी कुणाल का पुत्र था के पक्ष में शासन छोड़ने को मजबूर कर दिया। ये बात भी कहते हैं। कौन? अशोकावधान कहता है जो बौद्ध संघ को अत्यधिक दान दिया, इसलिए मंत्रियों ने इसको हटा करके और संप्रति को शासन सौंप दिया। संप्रति जैन धर्म का अनुयायी था। उसके शासन का केंद्र उज्जैन था। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहद्रथ था जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में कर दी। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वृहद्रथ, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी में कर दी। और बाण भट्ट का हर्षचरित पुराण इस घटना का वर्णन करते हैं। वृहद्रथ अशोक का 7वां उत्तराधिकारी था भी।
तो बाण भट्ट का हर्षित व पुराण इस घटना का वर्णन करते हैं। किसका? कि मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहद था, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी में कर दी, और वृहदरथ अशोक का 7वां उत्तराधिकारी था। अब है 5 सीमांत यूनानी राजा जहां अशोक ने अपने दूत भेजे थे। तो दूत कहाँ कहाँ भेजे थे? एंटियोक या सीरिया, यहाँ पर एंटियोक्स द्वितीय को भेजा था, जिसे थियोस कहते हैं। सीरिया में भेजा। तुर्क में मिस्र या टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस को भेजा, और एतकिन या एंतेकिन या मैसिडोनिया एंटीगोन्स को भेजा। एप या एपिरस मेगस को भेजा। अलेक्सुंदर या सिरिन अलेक्जेंडर को भेजा। अब है मौर्य प्रशासन कैसा था। मौर्य प्रशासन की जानकारी, यानी प्रशासनिक ढांचा कैसा था। मौर्य प्रशासन केंद्रीय राजतंत्रात्मक प्रशासन था, यानी राजा का शासन था, और सेंट्रलाइज था, यानी केंद्रीकृत था, जिसने पहली बार भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा। इम्पोर्टेंट बात है कि भारत को पहली बार राजतंत्रात्मक में राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा, तो ये था मौर्य प्रशासन। अर्थशास्त्र में राजा को परामर्श दिया गया है कि वह संपूर्ण शक्ति को अपने हाथों में ग्रहण करे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, वो कहता है कि संपूर्ण शक्ति राजा क्या करे? अपने हाथों में ग्रहण करे। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, और प्रजा की भलाई में उसकी भलाई है। राजा को अच्छा लगे वह हितकर नहीं है, वरना हितकर वह है जो प्रजा को अच्छा लगे। ये बात अर्थशास्त्र में बताई गई है। प्राचीन भारत में सबसे विस्तृत नौकरशाही मौर्य काल में मिलती है। इम्पोर्टेंट बात याद रखना, प्राचीन भारत कोई भी टाइम पीरियड हो, सबसे विस्तृत बड़ी नौकरशाही किसकी थी? मौर्य काल की थी। अर्थव्यवस्था पर राजकीय नियंत्रण सर्वाधिक था, यानी जो पैसा वाला मामला है उस पर राजकीय नियंत्रण सर्वाधिक था। कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग बताए हैं, 7 सिद्धांत बताए हैं कौटिल्य ने 7 क्या बताए हैं कि राज्य के पास क्या होना चाहिए? राजा होना चाहिए, अमात्य होना चाहिए, राष्ट्र, दुर्ग, बल या सेना, कोष और मित्र, ये चीज़ें होनी चाहिए राजा के पास। तो सप्तांग में कौन है? राजा है, अमात्य है, राष्ट्र है, दुर्ग है, बल या सेना, कोष और मित्र। राजा, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, बल, कोष और मित्र। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में मंत्री परिषद को एक वैधानिक आवश्यकता बताते हुए कहा है कि राज्य एक पहिए पर नहीं चल सकता। किसकी आवश्यकता बताई है? मंत्री परिषद की। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कहा है कि मंत्री परिषद को एक वैधानिक आवश्यकता है, यानी मंत्री परिषद के बिना नहीं। जैसे जिस प्रकार ये गाड़ी 2 पहिए के बिना नहीं चल सकती, वैसे मंत्री परिषद के बिना भी नहीं चल सकता। मंत्री परिषद के सदस्यों को 12,000 पौंड वार्षिक मिलते थे। जो मंत्री परिषद के सदस्य थे उनको 12,000 पौंड वार्षिक मिलते थे, जबकि मंत्रीण के सदस्यों को 48,000 पौंड वार्षिक वेतन मिलता था। ये इनसे बड़े होते थे। मंत्री परिषद तो होते थे उनको 12,000 और मंत्रीण को 48,000। मंत्रीण बहुत ही विश्वसनीय व्यक्तियों की एक छोटी परिषद होती थी, जिसमें प्राय 3-4 व्यक्ति होते थे मंत्रीण में। अशोक के अभिलेखों में मंत्री परिषद को प्रिस्सा कहा गया है। अब है केंद्रीय प्रशासन कैसा था। राजा को प्रशासन में मदद देने के लिए 18 पदाधिकारियों का एक समूह होता था, जिसे तीर्थ कहा जाता था। तो 18 पदाधिकारियों का जो समूह था उसे क्या कहा जाता था? तीर्थ। ये महामात्य भी कहे जाते थे, तीर्थ भी कहते थे और महामात्य भी कहते थे। सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ मंत्री और पुरोहित होते थे। मंत्रियों की नियुक्ति होती इनके चरित्र को जांचा परखा जाता था, इसे उपदा परीक्षण कहा जाता था। ये भी याद रखना है कि उपदा परीक्षण, मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी, मंत्रियों की जांच परख की जाती थी, इसे उपदा परीक्षण कहा जाता था। युक्त एवं उपयुक्त केंद्रीय तीर्थ एवं अध्यक्षों के नियंत्रण में कार्य करते थे, यानी ये जो युक्त होते थे, उपयुक्त होते थे, ये जो अध्यक्ष होते थे उनके अंडर में काम करते थे। कौन? युक्त और उपयुक्त। इनके द्वारा केंद्रीय व स्थानीय शासन के बीच संपर्क बना रहता था, यानी बीच में कड़ी का काम करते थे। जो केंद्रीय शासन था और स्थानीय शासन था, उनके बीच में कड़ी का काम कौन करते थे? युक्त और उपयुक्त। मंत्री परिषद के नीचे द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारी होते थे, जिन्हें अध्यक्ष कहा जाता था। तो मंत्री होते थे, उनके नीचे अध्यक्ष होते थे। अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों का उल्लेख किया गया है कि 26 अलग अलग अध्यक्ष थे।
जैसे मुद्रा व टकसाल का अध्यक्ष, जिसे कोषाध्यक्ष कहते थे, यह क्या करता था? मुद्रा व टकसाल का अध्यक्ष यह सिक्के जारी करता था, जबकि रूपदर्शक नामक अधिकारी मुद्रा का परीक्षण करता था। ये अलग से याद रखना है। मुद्रा व टकसाल का अध्यक्ष क्या कहलाता था? कोषाध्यक्ष। और यह क्या करता था? सिक्के जारी करता था। रूपदर्शक नामक अधिकारी मुद्रा का परीक्षण करता था। रूपदर्शक। पणियाध्यक्ष यह व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष था। कुप्याध्यक्ष यह जंगल की वस्तुओं के निरीक्षण हेतु अधिकारी था। पोतवा अध्यक्ष ये माप तोल का अध्यक्ष था। शुल्क का अध्यक्ष यह चुंगी वसूली के लिए अध्यक्ष था। सूत्राध्यक्ष यह वस्त्र उत्पादन गतिविधियों का अध्यक्ष था। सूत्र यानी वस्त्र। आयुधागार अध्यक्ष यह शस्त्रों के रख रखाव के लिए, आयुधागार मतलब समझते ही हो, शस्त्रों से संबंधित है। सीता अध्यक्ष यह राज्य के कृषि विभाग का अध्यक्ष था, क्योंकि सीता को हल कहा जाता था ना, तो कृषि विभाग का अध्यक्ष सीता अध्यक्ष। सूराध्यक्ष यह आबकारी विभाग का अध्यक्ष था। सूरपान होता है, सूरापान यानी आबकारी विभाग का अध्यक्ष। सुन्ना अध्यक्ष यह बुच्चड़ खाने का अध्यक्ष होता था। यह अवैध पशुओं पक्षियों के संरक्षण का कार्य भी करता था। सुन्ना अध्यक्ष। आकरा अध्यक्ष यह खानों का अध्यक्ष था। विविधता अध्यक्ष यह चारागाहों का अध्यक्ष था। और नवाध्यक्ष नौसेना का अध्यक्ष था। गणिका अध्यक्ष वेश्याओं का निरीक्षक था। और संस्था अध्यक्ष यह व्यापार का अध्यक्ष था। लवणा अध्यक्ष यह नमक अधिकारी था, लवण नमक। मुद्रा अध्यक्ष पासपोर्ट अधिकारी या पासपोर्ट जारी करता था। मुद्रा अध्यक्ष। कोषाध्यक्ष यह भंडार गृहों का अधिकारी था। ये पढ़ लिया। श्रवणाध्यक्ष यह श्रवण उत्पादन व शुद्धता के मानकीकरण का अधिकारी था। अस्थि अध्यक्ष यह हाथियों की देखभाल करने वाला। अश्वाध्यक्ष व गो अध्यक्ष भी इसे कहते थे, अस्थि अध्यक्ष। और बंधनगार अध्यक्ष ये जेल का अध्यक्ष था। बंधनगार का मतलब जेल। देवता अध्यक्ष धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष था, देवता अध्यक्ष। लोहा अध्यक्ष यह लक्ष्य यानी अक्षशाला अध्यक्ष था। लोहा अध्यक्ष अक्षशाला विद्युत विभाग धातु विभाग का अध्यक्ष होता था। लोहा अध्यक्ष धातु विभाग का। पतना अध्यक्ष यह बंदरगाहों का अध्यक्ष था, पतन। धूता अध्यक्ष जुआ अधिकारी था, धूत। महामात्रा प्रसारण या महामात्य सर्प यह गुप्तचर खुफिया और सूचना विभाग का अधिकारी होता था। महामात्रा प्रसारण गुप्तचर खुफिया और सूचना विभाग का अधिकारी होता था। तो इनको एक दो बार और रिपीट करके देख लेना, यदि याद नहीं रहे तो, पर याद कर लेना दोस्तों। प्रशस्ति नामक अधिकारी भी जेलों की देखभाल करता था। अर्थशास्त्र में वर्णित 18 तीर्थों की भी सूची दी गई है कि क्या थे? 18 तीर्थ थे, जिनको तीर्थ कहते थे। पहले होते थे मंत्री या पुरोहित जो राजा के परामर्श देते थे। साथ समाहर्ता जो राजस्व का क्या करता था? संग्रह करता था, राजस्व इकट्ठा करता था, उसे क्या कहते हैं? समाहर्ता। शनिदाता ये कोषाध्यक्ष था। सेनापति ये युद्ध विभाग का मंत्री था। सेनापति क्या था? युद्ध विभाग का मंत्री। युवराज राजा का उत्तराधिकारी होता था। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था, प्रदेष्टा यानी लड़ाई झगड़े जो होते थे उनसे संबंध। नायक ये सेना का संचालक होता था। कर्मांतिक उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक होता था। व्यावहारिक ये दीवानी न्यायाधीश होता था। देखो 2 प्रकार के न्यायाधीश आ गए हैं, कौन कौन से? एक तो है प्रदेष्टा जो फौजदारी न्यायालय का प्रदेश होता था। एक है व्यवहारिक जो दीवानी न्यायालयों से संबंधित है, दीवानी कामों से संबंधित होता था, व्यवहारिक। मंत्री परिषद अध्यक्ष मंत्री परिषद का अध्यक्ष। दंडपाल सेना की सामग्री जुटाने वाला अधिकारी को कहते थे दंडपाल। अनंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था, अनंतपाल। दुर्गपाल दुर्गों का प्रबंधक करता था। नागरिक नगर का प्रमुख अधिकारी होता था। प्रशासता राजकीय कागजों को सुरक्षित रखने व राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी था। प्रशासता जो कागजों को सुरक्षित रखता था और आज्ञाओं को लिपिबद्ध करता था वो होता था प्रशासता। द्वारिक राजमहलों की देखभाल करने वाला अधिकारी होता था, द्वारिक। अंतर्विशक सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान होता था। अंतर्विशक क्या होता था? सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान। 8वीं वन विभाग का प्रधान होता था। इस प्रकार ये 18 अध्यक्ष थे। अशोक के अभिलेख में पुरोहितों का उल्लेख नहीं मिलता, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये महत्वपूर्ण था। पुरोहित आगे का जो पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे मौर्य प्रशासन के प्रांतीय
प्रशासन के बारे में। तब तक थैंक यू।